Hello everyone, how are you? We are fine, Hello, ma'am. What ma'am. about you? Hello, ma'am. Good. What about you? I'm also fine and you are most welcome in this session. देखिए अभी पिछली क्लास में Thank you, ma'am. सूरत के बारे में पढ़ा था और मसूलीपट्टनम। पहले वो दोनों ही एरिया कितने फेमस थे। अगर अभी हम सूरत की बात करें तो देखिए पहले वहां पर क्या बताया था कि व्यापार के लिए सबसे बेस्ट जगह वही थी और वहां पर बहुत सारी चीजें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की जाती थी। बाद में वहां पर डच, पोर्टुगीज इन सभी लोगों ने अटैक किया और मुगल अंपायर भी डिक्लाइन हो गया था, जिसकी वजह से सूरत की स्थिति जो थी वो डाउन हो गई। यही पढ़ा था ना हमने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो देखिए अभी उसके बाद Yes, मसूलीपट्टनम ma'am. के बारे में पढ़ा था, जहां पर मछलियां पकड़ी जाती थी, लेकिन मछलियों के पहले यहाँ पर भी व्यापार किया जाता था, लेकिन बाद में उसका भी डिक्लाइन हो जाता है, क्योंकि जो वहां के व्यापारी थे वो लोग तो काम कर रहे थे, बट जो व्यापारी आए थे बाहर से, उन्होंने वहां पर इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया और अदर एरिया में उन्होंने अपना इंटरेस्ट शुरू किया, वहां पर फैक्ट्रियां लगाई, जिसकी वजह से मसूलीपट्टनम का भी व्यापार स्टॉप हो गया और वो आज के टाइम पे बहुत ही बैड कंडीशन में है। अब हमें आज क्या पढ़ना है? देखिए न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स। तो यानी कि अब हमारे इंडिया में यूरोपियन आ गए, पोर्टुगीज आ गए, डच लोग आ गए, तो इन्होंने नए शहर कहाँ बसाए ये पढ़ना है। और इसमें से जो सबसे बेस्ट व्यापारी थे, यानी कि व्यापार सबसे ज्यादा किसने किया? क्या डच लोगों ने किया, या फिर पोर्टुगीज ने किया, या फिर इंग्लैंड के लोगों ने किया? तो ये हमें इस पैराग्राफ में पढ़ना है। ओके, Yes, ma'am. चलिए तो स्टार्ट। Yes, ma'am. न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स। So in the 16th and 17th century, European countries were searching from spices and textile, which had become popular both in Europe and West Asia. तो जो बाहर से आए थे व्यापारी हमारे इंडिया में 17th सेंचुरी के लगभग, वो क्यों आए थे? क्योंकि वो यहाँ के कपड़ों की क्वालिटी से अट्रैक्ट हुए थे और दूसरा स्पाइसेस की तरफ, क्योंकि केरला, स्पेशली केरला में बहुत सारे मसाले मिलते हैं। हमारे इंडिया में स्पाइसेस बहुत ज्यादा मिलते हैं, साउथ इंडिया तो स्पाइसेस के लिए फेमस है। तो ये जो यूरोप के व्यापारी थे और वेस्ट एशिया से आने वाले जो ट्रेडर्स थे, वो किस लिए अट्रैक्ट हुए थे? टेक्सटाइल और स्पाइसेस की वजह से। वो क्या चाहते थे कि हम चले इंडिया से टेक्सटाइल कपड़े लेके आए और मसाले लेके आए और उसे अपने एरिया में लाके सेल करें और बेनिफिट लें। उनका मेन एम यही था। देखिए कौन कौन आया था? द इंग्लिश, डच एंड फ्रेंच फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी in order to expand their commercial activities in the east। तो देखिए कौन कौन आया है? इंग्लिश यानी कि अंग्रेज लोग, डच लोग आए, फ्रेंच लोग आए और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ये चारों ही क्यों आए थे? ये लोग अपनी कॉमर्शियल एक्टिविटी का मतलब होता है व्यापार। तो ये लोग क्यों आए थे? क्योंकि ये यहाँ पर व्यापार करना चाहते थे, अपनी फैक्ट्रियां लगाना चाहते थे कि हम लोग भारत में सामान खरीदें कम रेट पर और उन्हें अपने एरिया में ज्यादा रेट पे बेचें और बेनिफिट लें। तो ये लोग मेनली क्यों आए थे? कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए ये लोग यहाँ पर आके व्यापार करना चाहते थे। इनिशियली ग्रेट इंडियन ट्रेडर्स लाइक मुल्ला अब्दुल गाफूर, ये कोई भी ड्रॉ नहीं करेगा इधर उधर, यस। तो देखिए स्टार्टिंग में हमारे इंडिया के दो व्यापारी, ये इंडियंस हैं, इन्हें याद रखना है। तो देखिए स्टार्टिंग में इंडिया के दो व्यापारी, एक तो मुल्ला अब्दुल गाफूर और दूसरे हैं वीर जी वोरा। वो owned a large number of ships, competed with them। तो स्टार्टिंग में इन दोनों ने, यानी कि जो मुल्ला गाफूर थे और वीर जी वोरा, ये दोनों भारत के व्यापारी थे। इन्होंने अपने बहुत सारे जहाज लेकर के ये सोचा कि हम बाहर से आने वाले ट्रेडर्स को भगा दें, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि बाहर से आने वाले ट्रेडर्स संख्या में भी ज्यादा थे, दूसरा वो लोग पावरफुल भी थे। अगर हम डच लोगों की बात करें, दूसरा पोर्टुगीज और फ्रेंच लोग, इंग्लिश और ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सारे ही पावरफुल थे। तो मुल्ला अब्दुल गफूर और वीर जी वोरा, इन लोगों ने भले ही कोशिश की कुछ टाइम तक कि हम लोग उनका मुकाबला कर सके, लेकिन ये लोग फेल हो गए, टिके नहीं रह पाए। However, the European companies used their naval power to gain control of the sea trade and forced Indian traders to work as their agents। देखिए अब क्या करते हैं फिर ये बाहर वाले यूरोपियन कंपनी, ये सारी ही कंपनियां यूरोप से आई हैं,
तो यूरोपियन कंपनियां क्या करती हैं, ये अपनी नेवल पावर को यूज करती हैं, यानी कि नेवी जो नेवी होती है जल सेना उसको यूज करती है, और फिर क्या करती है फाइनली जो सी ट्रेड होता है समुद्र के रास्तों से होने वाले व्यापार पे अपना अधिकार कर लेती है यूरोपियन कंपनियां, यानी कि इंडियन जो व्यापारी हैं वो हार जाते हैं। और देखिए इतना ही नहीं, जीत लेने के बाद ये इंडियंस को फोर्स भी करती हैं, इंडियन ट्रेडर्स को, कि आप हमारे एजेंट बन के काम करेंगे, यानी कि जैसा हम आप लोगों को कहेंगे ना आप लोग वैसा ही कराएंगे, जो चीजें हम बनवाएंगे वही आप लोग बनवाएंगे। तो अभी इन्होंने सी ट्रेड पर कंट्रोल करने के बाद इंडियन ट्रेडर्स को एज अ एजेंट यूज करना शुरू कर दिया। Ultimately, the English emerged as the most successful commercial and political power in the subcontinent. अब एक क्वेश्चन और आता है, देखिए इंडिया में डच लोग भी आए थे, फ्रेंच लोग भी आए थे, इंग्लिश लोग भी आए थे, लेकिन फाइनली सक्सेसफुल कौन रहा था? अंग्रेज, क्योंकि उन्होंने ही इंडिया पे शासन किया था। डच लोग आए लेकिन वो भी चले गए, पीछे हो गए वो लोग। पुर्तगाली भी आए, पोर्टुगीज भी आए, वो भी हार गए। फ्रेंच लोग भी आए थे लेकिन वो भी नहीं टिक पाए। कौन टिका एट द एंड? इंग्लिश। ओके, तो ये याद रखना है, क्योंकि अंग्रेजों ने ही शासन किया था हमारे इंडिया पर लगभग 190 ईयर्स तक। याद रहेगा ना? Yes, ma'am. और जो आपकी नेक्स्ट Yes, ma'am. 8th क्लास के उसमें हमें अंग्रेजों के बारे में पढ़ना ही है कि कैसे वो इंडिया में कैसे आए, उन्होंने अपना शासन कैसे फैलाया, फिर भारतीयों पे कैसे अत्याचार करना शुरू किया। ये सारी चीजें 8th क्लास में पढ़नी है अभी हमें। तो देखिए इन चारों ही लोगों में, ये जितने भी लोग आए थे ना यूरोपियन कंपनीज की तरफ से, इनमें सक्सेसफुल कौन रहा था? इंग्लिश, अंग्रेज लोग। और इन्होंने ही यहाँ पर अपनी पॉलिटिकल पावर भी दिखाई, मतलब व्यापार तो किया ही किया, साथ में राजनीति से भी जुड़ गए, हमारे यहाँ के राजाओं को हराया और यहाँ का शासन भी अपने अंडर ले लिया था इन लोगों ने। देखिए अब आगे क्या दिया है हमें, The spurt in demand for goods like textile led to a great expansion of the crafts of spinning, weaving, bleaching, dyeing, etc. तो देखिए सबसे ज्यादा डिमांड किसकी थी? इंडियन टेक्सटाइल की। यूरोप के मार्केट में मसालों से ज्यादा जो डिमांड थी वो किसकी थी? टेक्सटाइल की। और इसकी वजह से क्राफ्ट से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारे काम भी होते थे, कोई बुनाई करता था, कोई कताई करता था, कोई डाई करता था, कोई साफ करता था कपड़ों को। तो विद मोर एंड मोर पीपल, ये सारे मतलब अधिकतर जो लोग थे वो इसी में एंगेज थे। एक मिनट, यस। तो अब आगे देखिए, तो जो मोस्टली लोग थे वो इसी में एंगेज थे। Taking them, Indian textile design become increasingly refined. However, this period also saw the decline of the independence of craft person. अब देखिए हुआ क्या, अभी देखिए जो लोग कपड़े बनाते थे इंडिया में, फिलहाल बेस्ट आर्टिजन थे, कपड़े की बुनाई कताई करने वाले बहुत अच्छे लोग थे, वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का कपड़ा बनाते थे। और यही कारण था कि यूरोप के मार्केट में यूरोप के जो लोग थे वो इसी की तरफ अट्रैक्ट होकर के आए थे। लेकिन अब यहाँ पर एक लाइन दी है कि इनकी जो इंडिपेंडेंस थी वो डिक्लाइन हो गई। तो कैसे डिक्लाइन हुई, कोई बताएगा? जो इंडियन आर्टिजन थे, इंडियन क्राफ्ट पर्सन थे, उनकी इंडिपेंडेंस, उनकी स्वतंत्रता कैसे छिन गई? कौन बताएगा इसका आंसर? यस, कोई बताएगा इसका आंसर कि उनकी आखिर जो कपड़े तो अभी भी बनाए जा रहे थे लेकिन उनकी स्वतंत्रता कैसे छीन ली गई? अब वो इंडिपेंडेंट नहीं रहे, क्यों? क्योंकि अंग्रेज सरकार ने वहाँ पर एक वो लगा दिया था। यस, क्योंकि अब जो सरकार थी ना वो अपनी मर्जी से बनवा रही थी। अभी देखिए हमने पढ़ा था ना एक चीज कि उन्होंने यहाँ पर एजेंट बना करके काम कराना शुरू किया। तो एजेंट यानी कि एजेंट जो होंगे वो क्या करेंगे, वो ये बोलेंगे ना कि मुझे इस टाइप का कपड़ा चाहिए, यही बनाओ, भले ही इंटरेस्ट ना हो। यही तो होगा ना? Yes, यस ma'am. मैम। यानी कि जो अब क्राफ्ट Yes, थे उनकी इंडिपेंडेंसी नहीं रही, क्योंकि अब उन्हें वो करना था जो एजेंट उनसे करवाते थे। तो यानी कि उनकी जो स्वतंत्रता थी वो छीन ली गई। दे नाउ बिगन टू वर्क ऑन अ सिस्टम ऑफ एडवांस which means that they had to give cloth which was already promised to European agent.
अब देखिए इतना ही नहीं, उन्हें कपड़ा भी वो बनाना होता था जिसका वो प्रॉमिस कर चुके होते थे यूरोपियन एजेंट से। मतलब यूरोपियन एजेंट उन्हें जो कपड़ा बनाने को कहते थे वो वही बनाते थे, भले ही उससे इंटरेस्ट ना हो फिर भी बनाना पड़ता था मजबूरन। वीवर्स नो लॉन्गर हैड द लिबर्टी ऑफ सेलिंग देयर ओन क्लॉथ्स और वीविंग देयर ओन पैटर्न्स। अब वीवर्स को ये आजादी नहीं रही कि वो अपनी पसंद का कपड़ा बनाए और अपनी पसंद का कपड़ा बना करके मार्केट में बेचे, क्योंकि अब वो एजेंट के अंडर हो गए थे। जो भी एजेंट उनसे कहता था ना वही कपड़ा उन्हें बनाना होता था, और जितना प्राइस वो उन्हें देता था उसी में उन्हें सेटिस्फाई भी होना पड़ता था। वो अपनी मर्जी से ना तो कपड़ा बेच सकते थे और ना ही बना सकते थे। They had to reproduce the design supplied to them by company agent. उन्हें देखिए डिजाइन भी वही बनाना पड़ता था जो कंपनी एजेंट उन्हें कहते थे बनाने के लिए। यानी कि अभी बुरी दशा शुरू हो गई इन लोगों की। अभी देखिए इतना ही नहीं, आगे और क्या होता है। द 18th century saw the rise of Bombay, Calcutta and Madras. ये मैंने आपको कल भी बताया था कि जब इंग्लैंड के लोग यहाँ पर आए थे तो उन्होंने इंडिया के 3 एरिया को काफी पावरफुल बनाया था। उन्होंने 3 प्रेसिडेंसी बना दी थी। पहली थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी, दूसरी कलकत्ता और तीसरी मद्रास। ये तीनों प्रेसिडेंसी के नाम याद रखने हैं क्योंकि 8th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में सेकंड चैप्टर में फिर से दिया हुआ है, याद रहेगा ना। तो 18th सेंचुरी में कौन सी 3 प्रेसिडेंसी बनाई गई थी? पहली बॉम्बे, दूसरी कलकत्ता और तीसरी मद्रास। ये आज के भी टाइम पे नोडल सिटी है, यानी कि महानगर, जहां पर बहुत ज्यादा जनसंख्या है। Craft and commerce underwent major change and merchant and artisan more moved into the black towns established by the European companies within these new cities. अब देखिए इतना ही नहीं, जो अंग्रेज ट्रेडर्स आए थे ना, उन्होंने इन व्यापारियों के लिए जो कपड़ा बनाते थे, बुनते थे, कलर करते थे, इन लोगों के लिए एक अलग बस्ती बना दी, ब्लैक टाउन, यानी कि काले लोगों की बस्ती, क्योंकि इंडियंस को वो काला कहते थे। तो उन्होंने एक अलग बस्ती बना दी और उसी टाउन में इन वीवर्स को रहना भी होता था। तो ब्लैक टाउन किसके लिए बना दिया गया था? इन वीवर्स के लिए। और ऐसा इन तीनों ही प्रेसिडेंसी में किया गया था। बॉम्बे में भी सेम ब्लैक टाउन बनाए गए थे, कलकत्ता में भी बनाए गए थे, मद्रास में भी बनाए गए थे। The black or native traders and craft person won confined here, while the white rulers occupied the superior residencies of Fort St. George in Madras और Fort St. William in Calcutta. देखिए अब इन ब्लैक टाउन में ये लोग खुद नहीं रहते थे, यानी कि जो एजेंट थे ना, जो यूरोपियन एजेंट थे, ये लोग खुद यहाँ नहीं रहते थे, क्योंकि ये तो ब्लैक टाउन बनाया गया था। यानी कि ब्लैक टाउन का मतलब इंडियन लोग यहाँ पर रहेंगे। तो ये लोग कहाँ रहते थे? देखिए इनका जो निवास था वो बहुत ही सुपीरियर था, बहुत ही भव्य आलीशान महल में रहते थे ये लोग। एक तो देखिए फोर्ट सेंट जॉर्ज है मद्रास में, फोर्ट सेंट जॉर्ज में रहते थे ये लोग, किला। दूसरा है फोर्ट सेंट विलियम, ये भी एक महल है, आलीशान महल, इसमें रहते थे मद्रास में। फोर्ट सेंट विलियम महल कलकत्ता में। द स्टोरी ऑफ क्राफ्ट एंड कॉमर्स इन द 18th सेंचुरी विल बी टेकन अप नेक्स्ट ईयर। अभी फिलहाल आप इनके बारे में अगली क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे कि ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन में होता क्या था, क्या केवल टाउन ही बनाए थे या फिर इनके साथ व्यवहार भी अलग टाइप का किया जाता था। ये हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में नहीं, अगली साल की बुक में 8th क्लास में, क्योंकि उसमें पूरा अंग्रेजों के व्यवहारों के ही बारे में बताया है कि उन्होंने आके एक्चुअल में इंडियन के साथ किस तरह ट्रीट किया था। चलिए इतना समझ आ गया सभी को? यस मैम। यस मैम। अब ये आपको बॉम्बे का सीन दिया है, कब का है? 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में, यानी कि 18 मिड में 1850 के लगभग इस टाइप का सीन था। ये देखिए ये गुलामों की तरह जिंदगी जी रहे हैं, और यही स्थिति रही थी, इसीलिए तो विद्रोह किया गया था। अगर वो लोग अच्छा ही बिहेवियर कर रहे होते तो हम लोगों के अंदर ये नहीं रहता कि हमें आजाद होना है, क्योंकि जब गुलामी वाली फीलिंग आती है तभी आजादी के लिए लड़ाई छिड़ती है ना। यस मैम। तो अभी 8th क्लास में हमें यही पढ़ना है कि इन लोगों ने किस तरीके से बुरा बिहेव किया था हम लोगों के साथ। चलिए एक लास्ट पैराग्राफ और रहता है, वास्को डी गामा एंड क्रिस्टोफर कोलंबस, तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। यस मैम। चलिए तो वास्को डी गामा एंड क्रिस्टोफर कोलंबस, तो हम ये तो जानते ही हैं कि वास्को डी गामा वो पहला व्यक्ति है जिसने सी रूट की खोज की थी, मालूम है ना?
Yes, ma'am. Yes. Yes, देखिए in the 15th century European sailors undertook undescendant explorations of sea route. तो 15th सेंचुरी के स्टार्टिंग से ही जो यूरोपियन नाविक थे वो क्या सोच रहे थे कि हम जल्दी से जल्दी समुद्र के रास्ते ढूंढें. They were driven by the desire to find ways to reaching the Indian subcontinent and obtaining spices. अब ये लोग भारतीय उपमहाद्वीप का रास्ता ढूंढ रहे थे. तो भारत में क्यों आना चाहते थे? क्योंकि इन लोगों के अंदर केवल और केवल एक ही इच्छा थी कि हम चलें और क्या लेके आए, वहां से मसाले लेके आए. अब देखिए इसमें है वास्को डी गामा. ये है एक पोर्टुगीज सेलर, एक पुर्तगाली नाविक है. sailed down the African coast, went round the Cape of Good Hope and crossed over to the Indian Ocean. तो ये अफ्रीका महाद्वीप से आया था. इसने कैप ऑफ गुड होप को पास क्रॉस किया. उसके बाद ये भारत हिंद महासागर तक पहुंच गया. अब देखिए क्या बताया है कि इसकी जो फर्स्ट जर्नी थी, जब ये पहली यात्रा पे निकला था समुद्र के रास्ते को ढूंढने, तो इसकी पहली जर्नी कब खत्म हुई थी? लगभग 1 साल लग गया था इसको अपनी फर्स्ट जर्नी में. पहली जर्नी में बहुत ही लंबा टाइम लिया इसने. लगभग 1 साल तक ये रास्ता ही ढूंढता रहा, यानी कि समुद्र में भटकता रह गया जहाज में खड़े होकर के कि एक्चुअल में रास्ता है कहाँ. 1 साल तक भटकते थे, लेकिन इसके अंदर एक विश थी कि नहीं, मुझे पाना है तो पाना है. कोई और होता तो हार के बैठ जाता 1 साल घूमने के बाद. लेकिन ये 1 साल भटकते रहा समुद्र में और फाइनली इसे रास्ता मिल गया. He reached the Calicut in 1498. तो ये कालीकट पहुंचा 1498 में. एंड उसके बाद फिर लिस्बन लौट गया, द कैपिटल ऑफ पुर्तगाल. देखिए अब इसने रास्ता ढूंढा और उसके बाद फिर से लौट गया पुर्तगाल. द फॉलोइंग ईयर ही लॉस्ट 2 of his 4 ships. अब इस यात्रा में, यानी कि जो इसकी पहले वाली यात्रा थी, इसमें इसके बहुत सारे जहाज खो गए थे. 2 से 4 जहाज डूब गए. इसके अलावा इसके साथ जो अदर्स लोग आए थे 170 मैन. स्टार्टिंग में लोग लगभग 170 मैन थे, 170 लोग थे शुरुआत में, लेकिन यात्रा के एंड में खत्म होते होते केवल 54 लोग बचे. बाकी जहाज में डूब करके मर गए. In spite of the obvious hazards, the routes they were opened up proved to be extremely profitable and he was followed by English, Dutch and French sailor. देखिए अब देखिए ये जो भले ही ये लौट गया था, लेकिन इसने जो खोज की थी ना वो काफी प्रॉफिटेबल थी, क्योंकि रास्ता इसने ढूंढ दिया. उसके बाद ये रास्ता काम में आने लगा. फिर कौन आया इसी रास्ते से? इंग्लिश लोग आए, डच लोग आए और फ्रेंच लोग आए इंडिया में. मतलब सेम इसी रास्ते से खोज की थी वास्को डी गामा ने. फिर इसी रास्ते को फॉलो करके इंग्लिश, डच और फ्रेंच सेलर्स भी इंडिया में एंटर हो जाते हैं. देखिए अब आगे क्या दिया है. द सर्च फॉर सी रूट टू इंडिया हैड अनदर अनएक्सपेक्टेड फॉलआउट ऑन द assumption that the earth was round. अब देखिए एक और व्यक्ति था जिसने समुद्र के रास्ते की खोज की. अब ये समुद्र के रास्ते, देखिए जो वास्को डी गामा आए थे ये तो वेस्ट की तरफ से आए थे, केरला की तरफ से एंटर हुए थे. अब ये जो कोलंबस है ना, इनके मन में क्या था कि जो हमारी अर्थ है वो गोल है, यानी कि मैं कहीं से भी शुरू करूं तो मैं इंडिया तक पहुंच ही जाऊंगा. तो इन्होंने देखिए अब इन्होंने दूसरा रास्ता ढूंढने की खोज की. ये कहां से आए थे? वेस्ट की तरफ से. क्रिस्टोफर कोलंबस ये एक इटली के निवासी थे. He decided to sail westward across the Atlantic महासागर. तो ये अटलांटिक महासागर की तरफ से इंडिया का रास्ता ढूंढने निकले थे. और इसीलिए देखिए जो वेस्ट इंडीज का नाम वेस्ट इंडीज पड़ा है, वेस्ट इंडीज इसीलिए पड़ा है क्योंकि जो क्रिस्टोफर कोलंबस है वो वेस्ट की तरफ से आए थे, तो इसलिए उन्होंने क्या नाम रख दिया उसका? वेस्ट इंडीज. 1492 में. अब देखिए आगे, he was followed by sailors and conquerors from Spain and Portugal who occupied large part of Central and South America, often destroying earlier settlement in the area. अब क्रिस्टोफर कोलंबस ने रास्ता ढूंढा था, ये वेस्ट की तरफ से आए थे, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज का नाम वेस्ट इंडीज भी पड़ा है. अब इनके पीछे पीछे और भी नाविक आए. मतलब कहते हैं ना, एक रास्ता ढूंढता है, एक रास्ता दिखाता है, बाकी सारे उसको फॉलो करने निकल जाते हैं. तो सेम इसी वे में इनके भी पीछे अदर लोग आए थे, स्पेन से, पुर्तगाल से. और फिर जब वो आए तो उन्होंने बहुत बड़े भाग पर अपना अधिकार भी कर लिया.
चलिए अभी आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में क्या करना है, हमें एक्सरसाइज डिस्कस करनी है। ओके यस, जो आज पढ़ा है सभी को समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए वेरी गुड। तो अभी आज देखिए आपको होमवर्क क्या करना है, ये जो अभी हमने दोनों पैराग्राफ पढ़े हैं ना, इससे रिलेटेड आपको सेम 8 क्वेश्चन बनाने हैं और उनका आंसर लिख के सेंड करना है। ज्यादा लॉन्ग नहीं, Ma'am, only one. यस 8 क्वेश्चन बनाने हैं, 1 लाइनर। ओके Yes, ma'am. Yes, कर लेंगे ना? ma'am. किसी को कोई डाउट? Yes, ma'am. No, ma'am. तो अभी आज के लिए इतना ही। बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ओके Yes, ma'am. बेटा, तो गुड बाय एवरीवन। Ma'am, goodbye. Goodbye.